हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दे ताकि पढ़ते वीडियो आप तक। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। फ्रेंड, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जनवरी 2012 का लेके आया हूँ, जो कि पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज़ का है, ईवीएस का है। फ्रेंड, ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैं 15 प्रश्न करूँगा। अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड, वो है कक्षा 5 का समीर अक्सर जो है वो समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक जो उपाय हो सकता है, तो क्या उपाय हो सकता है जो कि समीर अक्सर कक्षा में अपना जो है टास्क जमा नहीं करता। तो कहे इस बात के विषय में प्रधान अध्यापक को सूचित किया जाए या उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना या अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। चौथा है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड, वो होगा आपका तीसरा, क्योंकि अगर बच्चे में किसी तरह का कमी है तो हम शिक्षक को चाहिए कि अगर वो उसमें अनियमितता करते हैं तो इसका कारण क्या है, पहले उसका पता करना। जब उसका पता कर लेंगे तो तभी फिर उस समस्या का निदान करना, परामर्श करना। तो ये एक शिक्षक का कार्य होता है, ये शिक्षक का दायित्व होता है, ना कि बच्चों अभिभावक को नोट लिखना या उसको अन्य जो गतिविधि होते हैं क्लास में उससे रोकना या शिकायत करना। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है इसका। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो पहला परिगणना करती है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रखती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा है उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो इसमें है कि उपरोक्त बी ऑप्शन है, उपरोक्त बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। जो बी ऑप्शन है आपका, उसे एक गीले कपड़े में क्या कहते हैं लपेट देती है। तो किस खाद्य पदार्थ के लिए संकेत करती है, इसका जो हमको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, वो होगा तीसरा, हरा धनिया। जो हरा धनिया अगर गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए तो उसके सूखने के चांसेस जो होते हैं कम हो जाती हैं। तो हरा धनिया कुछ दिन तक क्या होते हैं, गीले कपड़े में लपेट देने से कुछ दिन तक धनिया सड़ती नहीं है, गलती नहीं है और उसकी जो दुर्गंध आने लगती है वो भी नहीं होती और स्वाद भी उसका खराब नहीं होता है और वो ताज़ा रहते हैं। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय, जो घर्षण प्रकरण है उसको पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। इसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो 3 जो होगा सही होगा, एक गलत होगा, उसी को चुनना है। पहला है पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। तो फ्रेंड ये भी सही है। आप इस तरह से आसानी से आप आंसर दे सकते हैं और एक बार पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी एक बार पढ़ के आंसर दे दें, दोबारा क्वेश्चन को टच ना करें, तो आपका टाइम बचेगा और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तीसरा है ऊर्ध्वाधर रूप से
ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो ये थोड़ा संभावना है, इसको रोकते हैं। अगला देखते हैं, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, तो ये भी घर्षण के कारण ही होता है। तो हमारा इसका मतलब है जो आंसर होगा तीसरा। इसमें जो कहा गया है किसी तरह जब वस्तु को फेंकते हैं वो वापस हमारे पास ही आता है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तरह दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या फेंकते हैं, लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है, तब क्या होता है, संपर्क में आने वाली जो सतहों के बीच जो घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और तो हमेशा गति विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये इस पे कार्य करता है। जो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, दो उदाहरण तीसरा है कि तीसरा में जो दिया गया है कि ऊर्ध्वाधर फेंकने से वो हमेशा वापस मेरे ही पास आता है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करती है, घर्षण का उदाहरण ही है कि बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल का ही उदाहरण है, जो कि ये घर्षण का उदाहरण नहीं है। क्योंकि तीसरा में जो है घर्षण से कोई लेना देना नहीं है। जब वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं वो हमारी ओर आके गिरती है, वो तो गुरुत्वाकर्षण का कारण है कि ना कि घर्षण का। तो आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह दिखाता है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की छोटी कील भी डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। तो किस तथ्य के द्वारा व्याख्या किया जा सकता है? तो 64 नंबर में पहला है लोहा जो होता है पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। ये बिल्कुल गलत है, लोहा तो भारी होता है। और दूसरा जो है स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जो बल है, और जबकि लोहे की कील पर लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में कम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो दूसरा ही होगा, और अगला ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं कि लोहे की कील जो है लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील ये नहीं होगा, क्योंकि अगर भार ज़्यादा होता लोहे की कील में तो लोहे की कील डूबता नहीं। तो ये नहीं होगा, क्योंकि पहला और तीसरा ऑप्शन जो है मिलता जुलता है। चौथा है लोहे पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है, ऐसा नहीं है। तो जो ऑप्शन है वो दूसरा ही सही है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ जो बल की बात करेंगे ना कि भार की। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है 65 वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण है इसमें कि यहाँ कह रहा है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाते समय क्या करती है कि जो शिक्षिका है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की जो शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा है? 4 प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ बताना है सबसे अधिक जो है वो कौन सा है। तो सबसे अधिक कौन सा प्रकरण सही है वायु प्रदूषण पढ़ाने के लिए? जो पहला ऑप्शन है वो है प्रकरण पूरा करने के बाद अध्ययन में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये है। दूसरा है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर क्या कहते हैं वृत्त चित्र दिखाना। क्या है? वृत्त चित्र दिखाना। तीसरा है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को स्वीकृत करें। तो इसमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है और यहाँ चाइल्ड एक्टिव भी है, बच्चे यहाँ एक्टिव हो सकता है, ये तीसरा आंसर हो। फिर भी आगे देखते हैं फ्रेंड कि विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो इसका जो
सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा दूसरा ही इसका सही उत्तर होना चाहिए। हाँ, इसका जो उत्तर होगा फ्रेंड वो दूसरा होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना चाहिए कि आखिर ये वायु प्रदूषण होता कैसे है। तो प्राथमिक स्तर पर वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए शिक्षक को वायु प्रदूषण के स्रोत, मतलब हानिकारक जो प्रभाव तथा नियंत्रित के लिए उपाय से संबंधित वृत्त चित्र दिखाना चाहिए। फिर वृत्त चित्र के माध्यम से हम प्राथमिक स्तर के बच्चे को ये दिखाएं कि विद्यार्थी प्रदूषण जो प्रकरण की जो संपूर्ण जो रुचिपूर्ण ढंग से संपूर्ण ढंग से जो सीखते हैं हम, तो फिर वायु प्रदूषण पर जो रोकथाम संबंधी के जो उपाय हैं उन्हें ध्यान, बच्चों को उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उस वृत्त चित्र के जरिए है ना प्रकरण में सदृश्य उसे बताना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर दूसरा ही है, और इससे क्या होता है आगे अधिगम करने पर अधिगम अधिक अस्थायी होता है एक चित्र के द्वारा। तो आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकते हैं? पहला है आक्रामक व्यवहार करना, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, और तीसरा है बहुत बात करना, और चौथा है जो है कि हाइपर एक्टिविटी, जो अति सक्रियता। तो कैसे पहचान कर सकती है कि कौन से बच्चे जो है मतलब निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करती है शिक्षिका तनावग्रस्त। तो तनावग्रस्त बच्चे को पहचान करने के लिए शिक्षक को जो है इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा पहला आक्रामक व्यवहार। वो बच्चे जो है आक्रामक व्यवहार करेंगे। इसके लिए शिक्षण प्रक्रिया के जो दौरान पूर्ण एकाग्रता, बच्चे के प्रतिभाशाली होने और बात करना, और बच्चे के जैसे कि पिछड़े होने तथा अति सक्रियता बच्चे के सृजनशील होने की ओर संकेत करता है। जबकि किसी बच्चे का अगर आक्रामक व्यवहार हो तो इसका मतलब है उसके तनावग्रस्त हैं, वो जो है एक बीमार से पीड़ित हैं होने की ओर वो संकेत करता है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला जो ऑप्शन है विद्या, इसका जो आंसर जो होगा फ्रेंड मैं डायरेक्ट बताता हूं क्योंकि समय कम है। जो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा दूसरा। इसमें जो कह रहा है पुनर्गठन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। किसके साथ? तो अभिभावक के साथ चर्चा करना। इससे क्या होगा, पुनर्गठन और सुधार के लिए जो बच्चों की जो योग्यताओं और कमजोरियों का मूल्यांकन करते हुए बच्चों के जो भविष्य का जो निर्माण होगा कि उसके विषय में जो आवश्यक बिंदु होगी उसको ध्यान देना, और फिर अभिभावक और शिक्षक उसका अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसके बारे में बात करना, उस बच्चे का उज्जवल भविष्य कैसे हो। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो किसके माध्यम से सहयोग दे सकते हैं? जिससे कि पर्यावरण कम हो। तो पहला जो ऑप्शन है उसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा 68 नंबर का दूसरा सही आंसर होगा कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर जो है लोग आप देखते होंगे, अगर प्रत्येक लोग एक एक गाड़ी लेके निकलते हैं, वाहन लेके निकलते हैं, तो प्रत्येक वाहन से काफ़ी प्रदूषित जो गैसें निकलती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि हमारे वातावरण को काफ़ी हानि पहुंचाता है। तो पर्यावरण
संरक्षण के लिए लोगों को व्यक्तिगत वाहनों की अपेक्षा क्या करना चाहिए? सार्वजनिक जो यातायात व्यवस्था होती है, बसें होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? सड़क पर चलने वाले वाहनों की जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आ जाएगी। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वायु हर जगह है। प्रकरण में पढ़ाते समय शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो यहाँ पे शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल का विकसित का प्रयास करने जा रहा है? तो पहला है वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, तीसरा अवलोकन कौशल। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा दूसरा, कि इसमें जो है चिंतन कौशल का विकास करने का कोशिश कर रहे हैं शिक्षक। तो शिक्षक कोशिश कर रहे हैं कि सभी बड़े जो ये कर रहे हैं कि शिक्षक शिक्षार्थियों में प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं प्रत्येक स्थिति में बच्चों से कि शिक्षार्थी ये चिंतन कर रहे हैं कि मृदा में वायु है या नहीं है, पानी में वायु है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों से विद्यार्थियों में क्या होती है? वायु की जो उपस्थिति के बारे में सोचने और निष्कर्ष निकालने की, और वायु कहाँ है नहीं है, इस तरह की सोचने की क्षमता में विद्यमान होती है। तो इसमें क्या है? चिंतन कौशल को बढ़ावा देती है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो कौन सा तरीका अच्छा है? तो पहला है सब्जियों की अच्छी तरह धोना फिर काटना, दूसरा है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, और तीसरा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, और चौथा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलने पर पकाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड 70 का वो होगा पहला ही होगा, क्योंकि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर पकाना, फिर काटना चाहिए। काटने के बाद अगर सब्जियों को धोते हैं जो उसका जो पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए सब्जी को धोने से काटने से पहले उसे अच्छी तरह धो लेना चाहिए। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है पर्यावरण जो है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की बात हो रही है कि शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय एक प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है। वायु में क्या होती है? भार होती है और वह हर जगह घेरती है। वह जगह घेरती है। उसके सहयोग से उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो इसमें बताते हैं कि जो 4 भिन्न गतिविधि हैं, तो इसमें कहते हैं कि पहला है खाली उल्टा बीकर। जो खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। पानी के ऊपर बाल्टी को रखें, बीकर को रखें, फिर पानी में दबाएं। फिर दूसरा है कि स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचें, जो एक पाइप होता है उसके माध्यम से जूस को खींचें। तीसरा है गुब्बारे में हवा भरें, और चौथा है कि 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा और बांधने के बाद क्या करें, उसको जो साम्य व्यवस्था में ले आएँ, एक ऐसा व्यवस्था में ले आएँ जो कि बराबर हो, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। बराबर होने के बाद क्या करें? एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सा गतिविधि वांछनीय परिणामों का प्रदर्शन करता है? तो इसमें से कौन सा गति जो है वांछनीय है, जो कि इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए जरूरी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 71 का वो होगा दूसरा मतलब ए और डी जो है ये वांछनीय है। ए डी से कोई मतलब नहीं रखता है वायु का भार से। जैसे खाली उल्टा बीकर को अगर सतह से जो उल्टा देते हैं, पलट देते हैं उल्टा, बीकर को सतह के ऊपर अगर रख कर नीचे ढकेलने पर उसमें पानी नहीं भरता है। तो यदि बीकर को थोड़ा झुका दिया जाए तो उसमें क्या होता है? वायु के बुलबुले बाहर आते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा बाल्टी को तो झुकाया जा नहीं रहा है यहाँ पे। और दूसरा है कि पानी धीरे धीरे क्या होगा? बीकर में अंदर जाने लगता है।
जिससे क्या होता है, यह सिद्ध होता है कि वायु जगह घेरती है। यहाँ वायु क्या होती है, जगह घेरती है। यदि दो भरे गुब्बारों को एक छड़ से बांध दिया जाए तो इसमें भी पता चलेगा। इसलिए जो हमारा सही उत्तर होगा, ये दोनों से ये पता चलता है कि यहाँ वायु क्या है, एक भार होती है। अगर तिरछा करते हैं तो पानी जब बाल्टी में आते बुलबुले होता है, इसका मतलब है कि वायु क्या और निकल रही है। अगर दूसरा जो है डी ऑप्शन में, अगर फोड़ते हैं गुब्बारे को तो दूसरा की तरफ जो है झुक जाती है, जो गुब्बारे में वायु भरी हुए है। तो इसलिए आंसर जो होगा ए और डी, ये वांछनीय है, सही है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है एक विज्ञान शिक्षिका सांस प्रकरण पढ़ाते समय बाद में परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी सांस और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं, तो यह किसके कारण होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड, वो होगा 72 का, वो पहला ऑप्शन सही है। यह कक्षा में प्रभावी तरीके के संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर रही है। तो इसका जो सांस लेने और श्वसन और सांस लेने तो नहीं कर रही है, तो यही होगा। और जैसे दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, वह उसकी कक्षा में अध्यापिका नहीं है, ये इससे कोई संबंधित नहीं है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके, या शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता होती है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर की बात हो रही है। तो अगर कहें तो यहाँ जो एक विज्ञान शिक्षिका ने श्वसन और प्रकरण पढ़ाने के बाद जो है परीक्षा का आयोजन करके देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस के अंतर को नहीं समझते हैं। तो इसका प्रमुख कारण यह होगा कि उसके द्वारा जो किया गया जो शिक्षण जो है प्रभावशाली नहीं था। यदि अगर शिक्षिका का इस प्रकरण को पढ़ाते समय उचित उदाहरण के साथ अगर शिक्षिका पढ़ाते, प्रयोग के साथ पढ़ाते, तो विद्यार्थी जो श्वसन की प्रक्रिया और भली भांति समझते और सांस लेने में जो अंतर है वो भी भली भांति समझते। तो वो समझ नहीं रहे हैं बच्चे, तो इसीलिए यहाँ जो इसका सही आंसर होगा, युवा कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित विकल्पनाओं को व्याख्या नहीं कर सकी, इसीलिए बच्चे यहाँ पे नहीं समझ सके इस प्रकरण को। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रतिक्रियाओं के निम्नलिखित में 4 प्रक्रमों में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो रेत अगर नमक को अलग किया जाए तो इसका आंसर जो होगा चौथा। पहले अवसादन करेंगे, फिर निस्तापन करेंगे, फिर निसादन करेंगे, फिर वाष्पन की क्रिया करेंगे। ये चौथा इसका सही आंसर होगा। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी क्या करती है, फिटकरी डालती है। फिटकरी डालती है तो क्यों डालती है, तो पानी को रंग रहित करने के लिए, या हल्के निलंबित और द्रव्यों को अवसादित करने के लिए, या कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। जो रोजाना जो पानी लाती है उसमें फिटकरी डालती है, फिटकरी डालने का क्या कारण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड 2 होगा, क्योंकि हल्के निलंबित अवद्रव्यों को अवसादित करने के लिए फिटकरी डालती है। रेखा की जो माँ है तालाब से जो पानी लेकर है ना, उसमें जो फिटकरी डालती है, जिससे क्या होता है, जल में स्थिर होने पर क्या होता है, जैसे फिटकरी डालने के बाद जल स्थिर होती है और उसमें जो घुली हुई अशुद्धियाँ जो होती है निलंबित होकर क्या होती है, नीचे बैठ जाती हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम अवसादन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में पानी में जो मौजूद रोगाणुओं को क्या होते हैं, खत्म करने के लिए, जो अगर रोगाणु की बात करें तो पानी में रोगाणु को खत्म करने के लिए क्या होता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। जबकि कठोर जल को मृदा अगर बात करें तो उसके लिए अलग दूसरी चीज़ का पड़ेगा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा, निलंबित करने के लिए फिटकरी डाला जाता है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड 75वां, कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा
मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश के लिए भरपूर हो। जो भार तौलते हैं, कूली वगैरह अधिक भार उठाते हैं, तो वो किस तरह का भोजन लेना चाहिए उसे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन। तो इसे जो लेना चाहिए वो किस प्रकार का लेना चाहिए, इसका जो पहला आंसर होगा वो सही होगा, प्रोटीन युक्त लेना चाहिए। क्योंकि जो भारोत्तोलन को प्रायः क्या होता है, ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इस उद्देश्य के लिए प्रोटीन जो है युक्त आहार लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन युक्त जो है भोजन फ्रेंड वो शारीरिक मांसपेशियों एवं अन्य अवयवों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए प्रोटीन आवश्यक होता है कि शरीर को वृद्धि के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए। और इस प्रकार के भोजन को प्रायः शरीर क्या करते हैं, शरीर को वर्धक और कमजोरी से बचाता है और एक अच्छा